वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का 11th चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। अभी हमने जो लास्ट टाइम हमने काफ़ी ज़्यादा चैप्टर अपने कवर कर लिए क्लास 9th के, और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कर रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने देखने होंगे तो हमने लास्ट टाइम जितने भी चैप्टर कवर करें हैं आपको वो यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, हमने सारा कुछ कवर कर लिया। फटाफट अपना वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर करते हैं, और काफ़ी ईजी चैप्टर है, फटाफट से चलते हैं और आपको जल्दी से ये खत्म करवा देते हैं। और इसी में हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे, और जितने भी दर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चलते हैं। हमारा यहाँ पे कंसेप्ट मैप काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मैजिकल चीज़ है। और यहाँ क्या दे रखा है कि हाँ, यहाँ हम कौन कौन से कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पे रख दिए गए हैं, है ना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला पढ़ेंगे, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पढ़ लेंगे। एनर्जी पढ़ेंगे, उसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे, कितनी उसकी फॉर्म्स है वो सारी की सारी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पावर क्या चीज़ है, पावर क्या चीज़ है, पावर पावर पावर, हर एक को पावर चाहिए तो वही पावर है ये, और वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, कमर्शियल यूनिट, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वन बाय वन चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, वर्क। क्या लिखा हुआ है, वर्क। तो वर्क क्या चीज़ है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसी को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, और दिल्ली वालों ने अपने बच्चों के लिए निकाली है, तो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट बुक। और इसी में से जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। किसी भी काम करने, देखो कोई भी अगर हम काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैंने खाना खाया है, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता तो मेरा चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ होता। अब आप बोल रहोगे अभी कौन सा आपका खिला हुआ है, तो देखो वही चीज़ है। तो अगर खिला है चाहे नहीं खिला है, लेकिन बोल रहे हैं हम आपके सामने, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने खाना खाया हुआ है। ठीक, तो जोक अपार्ट, तो सबसे पहले ये चीज मैं बोलता हूं, अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, कुछ भी कर पा रहा हूं, तो मैंने क्या किया है, मेरे पास एनर्जी है उस चीज की करने के लिए। अगर मैं आपको 10 दिन के लिए खाना ना दूं तो फिर आप में एनर्जी आएगी, कतई नहीं आएगी, है ना। तो क्या करते हैं, अगर हम एनिमल की बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है एनिमल्स, तो एनर्जी सप्लाइड बाय फूड दे ईट। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी किस कैटेगरी में आएंगे, हमेशा एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें भी जीवित रहने के लिए, हमें भी काम करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें भी काम करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें काम करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम किसकी बात करें, मशीन की बात करें, अगर हम अपनी गाड़ी की बात करें, अगर हम अपने बुलेट की बात करें, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करेंगे, तो हमारा बुलेट पानी से चलता है? नहीं। हमारा बुलेट किससे चलेगा, हमारा बुलेट जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से फूंक मारते हैं, है ना, हवा ब्लो करते हैं तो वो चल पड़ता है, ऐसा होता है। हाँ, एट द एंड अगर हम प्लेटिना की बात करें तो थोड़ा सा हम उसको ब्लो करेंगे तो वो चल पड़ेगा, लेकिन उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल की। और वो एज ए फ्यूल किसको करेगा, पेट्रोल और डीजल को यूज करेगा। ठीक, तो हर एक चीज़ को चलने के लिए कुछ ना कुछ, अगर काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो मोशन करने के लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अपनी मोशन करते हैं तो हमें खाना चाहिए, वैसे ही मशीन को क्या चाहिए, पेट्रोल और डीजल चाहिए। जल्दी से चलते हैं। नॉट मच वर्क इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, थिंकिंग। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या होगा, साइंटिफिक लैंग्वेज में ये वर्क डन की कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें वर्क डन में काउंट नहीं होंगी। ठीक, हर एक चीज में एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है, लेकिन साइंटिफिक मैनर में ये वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे हम वन बाय वन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहां एग्जांपल लिखा हुआ है, ए मैन इज कंप्लीटली exhausted in trying to push a rock but work done is zero as well as stationary। क्या चीज है, अगर मैं पहाड़ के सामने खड़ा हो जाऊं और उसको पुश करूं, है ना, सुबह से लेके शाम तक उसको पुश कर रहा हूं, तो मेरा तो हो जाएगा बुरा हाल। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ और उसको पुश कर रहा हूं, तो क्या कोई वर्क डन होगा, मेरी तरफ से तो फुल वर्क डन है। सुबह से लेके शाम तक मैंने काफी काम कर लिया, काफी ज्यादा एनर्जी लगा दी वहां पे, है ना, काफी, तो वर्क डन, एनर्जी मेरी तरफ से फुल थी, लेकिन वर्क डन क्या हुआ, जीरो। क्योंकि पहाड़ टच से मस नहीं हुआ। पहाड़ क्या हुआ, एक जगह पे खड़ा है, वो टच से मस नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा जीरो, जीरो और जीरो। ठीक, अगर यहां वॉल है और मैं सुबह से लेकर शाम तक उसको धक्का देता रहूं, पुश करता रहूं, यहां पे ये जैसे हमारा कौन कर रहा है, जैसे ये हमारा पप्पू कर रहा है, क्या यहां पे इसको
पुश कर रहे हैं, है ना। यहाँ क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या हमारा सुकड़ी हड्डी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, सुकड़ी हड्डी क्या कर रही है, जैसे मेरे जैसी है ना, तो क्या कर रही है, ये पतले से एक पहाड़ को पुश कर रहे हैं। तो ना ये पप्पू क्या करेगा, वॉल को पुश कर पाएगा, ना ही ये सुकड़ी हड्डी क्या कर पाएगी, इस रो को पुश कर पाएगी। और हम क्या बोलेंगे, वर्क डन क्या होगा, कभी भी अगर चीज कोई स्टेशनरी है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अपना होगा जीरो। क्या होगा, वर्क डन होगा जीरो। इतना समझ आया, बिल्कुल समझ आया। आगे चलते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं क्या चीज है और हम इस चीज को समझते हैं। वर्क इज सेट टू बी डन, कब हम बोल सकते हैं कि हमने भाई इतना काम कर लिया, अगर कोई चीज, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, अगर कोई चीज चल रही है ना, अगर कोई चीज चल रही है तो उसको मैं रोक रहा हूं, अगर वो जहां रुक रही है तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने कुछ ना कुछ उस पर वर्क किया। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, ब्रेक फेल होगी, तो मैं क्या करूंगा, सुपरमैन बन के उस गाड़ी को क्या करूंगा, रोक दूंगा। जहां फिर आप सुपरमैन बन के, स्पाइडरमैन बन के उस गाड़ी को रोक लोगे, दैट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ उस पर वर्क किया। ठीक, गाड़ी चलती हुई को रोकना वो क्या है, आप कोई ना कोई वर्क डन उस पर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है काफी मैजिकल पॉइंट है, सिंपल सा है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है ना, आपने क्या कर दिया, सल्फ दिया और उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। दैट मींस कि वो क्या है, आपने कुछ ना कुछ उस पर वर्क डन किया। अगर मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, तो अगर मैं यहां से खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दूंगा, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या होगा, होगा वर्क डन। अगर मम्मी हमें, अगर मैंने कोई गिलास नीचे तोड़ दिया, तो मम्मी क्या कर रही है, डंडा लेके मेरे पीछे अगर पड़ी हुई है ना, तो मैं क्या करूंगा, भागूंगा आगे, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। दैट मींस क्या होगा, वो भी क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये हमारे वर्क डन है सारे के सारे। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होगी तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं। अगर रबर है, रबर पे अगर मैं वर्क डन कर रहा हूं, उसको क्या कर रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो ये क्या है, ये भी क्या है, वर्क डन है। क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, पहले इतनी सी थी, फिर रबर को मैंने खींचा तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई। अगर इसकी शेप चेंज करने बैठूंगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। तो साइंटिफिक कंसेप्शन पढ़ते हैं, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स produces motion in a body. Work is done when a force produces motion in a body. तो work done हम कब बोलेंगे, जब मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इससे क्या होगा, मोशन हो रही है। फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मोशन हो रही है। अगर कोई चीज पे फोर्स अप्लाई करने से मोशन हो, अगर कोई फोर्स अप्लाई करने से मोशन हो, जैसे मम्मी ने एक चांटा लगा दिया, तो हम वैसे के वैसे वहां खड़े नहीं रहते, हमें मोशन होता है। हम क्या करते हैं, भागना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हम भागना स्टार्ट करते हैं, वो क्या चीज है, वो है वर्क डन, है ना। अगर फोर्स लगाने से अगर मोशन हो बॉडी में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे कि उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। कान चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे घुमा के पकड़ लो, बात वही सिंपल सी जो मैंने पहले बता दी, सेम टू सेम वही चीज है कि गाड़ी क्या करे, मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर मैं इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, अगर माइक यहां पड़ा है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये मूव करेगा, ये कतई मूव नहीं करेगा, है ना, ये कभी भी मूव नहीं करेगा। यहां लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ वर्क, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी। तो क्या करेंगे, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, इस बॉडी ने कुछ ना कुछ मोशन करना है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, या फिर ये अपने पास हॉर्स है, ये आगे को फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक, आगे को फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली जाएगी। अगर यहाँ पे घोड़ा आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, हॉर्स दिख रहा है ये आपको, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, हॉर्स दिख रहा है। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स लगाएगा, तो मोशन भी कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक, कंडीशन क्या है, फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी चीज मूव नहीं करेगी। ठीक, वर्क इज डन व्हेन, वर्क कब हम बोलेंगे हमारा डन हुआ, कब बोलेंगे, इस साइक्लिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल। अगर मैं साइकिल को पैडल नहीं करूंगा, मान लो अगर मैं साइकिल को पैडल नहीं करूंगा तो साइकिल मूव होगा, नहीं होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी। तो जब मैं वर्क डन कर रहा हूं पैडल पे, है ना, तभी हमारा साइकिल मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि वो उसने कुछ ना कुछ मोशन किया। मोशन कब करेगा, जब मैं क्या करूंगा, उस पर वर्क डन करूंगा। ऐसे साइकिल पड़ा हुआ आपका,
मूव करेगा? नहीं करेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब तक आप उसको नहीं चलाओगे वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जब आप उस पर बैठ जाओगे और पैडल मारोगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा दैट मीन्स कि अपनी पोजीशन पे चेंज आ रहा है और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। कब पता चलता है? जब मोशन हो किसी चीज में। ठीक, आगे चलते हैं। ए मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड और ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी लिफ्टर जो होते हैं ना, अपने वेट लिफ्टर, वो क्या करते हैं, जहां तो किसी चीज को अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे, जहां फिर डाउनवर्ड में रखेंगे तो क्या बोलते हैं, वो भी क्या है, वर्क डन कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। किसी चीज को उठा रहे हैं और किसी चीज को नीचे रख रहे हैं। तो हमने क्या बोला, वो भी क्या है, वर्क डन है। हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहले नीचे पड़ा हुआ है, फिर उसको ऊपर लेके गए, फिर उसको नीचे रखा, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे रखा, फिर ऊपर लेके गए। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है, वर्क डन लग रहा है उस पर। क्यों, हमें कैसे पता चल रहा है वर्क डन हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं, वेट पे हम क्या कर रहे हैं, वेट पे क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने से उसमें कुछ ना कुछ मोशन आ रहा है। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं। जब भी किसी चीज में मोशन हो, जब भी किसी चीज में मोशन होगी, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उस पर वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं। इतना समझ आया? जब भी किसी चीज में मोशन होगी, जहां फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, जहां फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं आगे। अब कब नहीं होगा वर्क डन, काफी इंपॉर्टेंट चीज, कब वर्क डन नहीं होगा। ए कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी। अगर कुली ने अपने सर पे कोई सामान पकड़ा हुआ है और वो एक जगह पे खड़ा है, दैट मीन्स कि क्या चीज है, वर्क डन 0 है। लेकिन ये चीज कुली को मत बताना, क्योंकि वो आगे से घुमा के एक चांटा भी मार सकता है, क्योंकि उसने इतना बोझ अपने सिर पे उठाया हुआ है। और आप बोलोगे कि आपने कोई काम नहीं किया, तो अगले बंदे को गुस्सा तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब कुली अपने सर पे सामान रखेगा, जब भी कोई कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी, क्या है, खड़ा है अपने जगह पे, तो उसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा क्या, 0। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा 0। ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक। जब, क्योंकि अगर हम किसी बिग रॉक पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, भाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मम्मी ने एक काम दिया सुबह कि इस वॉल को तोड़ना है अपने हाथ से, है ना, और आप सुबह लग गए उसको तोड़ने के लिए, आप पूरी जान लगा रहे हो, सुबह से शाम पड़ गई, आपका बुरा हाल हो गया, लेकिन वो दीवार टच से मस नहीं हुई। दैट मीन्स कि आपने उस दीवार को हिला भी नहीं पाए, उसमें थोड़ी सी भी मोशन नहीं हुई, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। उसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुई। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल नहीं हुई। दैट मीन्स मोशन भी बिल्कुल नहीं है। अगर मोशन भी नहीं है तो आपका वर्क डन क्या होगा, आपका वर्क डन होगा 0। आपका वर्क डन क्या होगा, आपका वर्क डन होगा 0। इतना समझ आ गया? यहां पे भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि चीज ने मोशन ही नहीं किया, है ना। अब फॉर्मूले से समझते हैं क्या चीज है। वर्क डन इन मूविंग ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब क्या चीज होती है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, तो वर्क डन क्या है, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मोशन भी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर यहां फोर्स कर रहा हूं तो मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां से क्या हुआ, ये वाला टेबल, ये वाला जो हमने बॉक्स रखा था, यहां तक क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। यहां तक क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। और कितनी मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब एक डब्बे पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं और उसने कितना रास्ता कवर किया, वो डब्बा कितना डिस्प्लेस हुआ, उसे बोलेंगे क्या, वर्क डन। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सामने ही आपको दिख रहा है, ये क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है। और इसको आपने कभी नहीं बोलना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 11th 12th में भी यही फॉर्मूला चलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि मैं किसी चीज पे कितनी फोर्स लगा रहा हूं और वो कितने कदम आगे गया, उसने अपना कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक, अब देखते हैं यहां क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है वर्क डन
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट होगी? कतई नहीं होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो जीरो लिख देंगे और वर्क डन कितना निकल के आएगा? जीरो। इस वजह से मैंने क्या बोला कि ये वाली चीज जो आपको लिखी हुई है, ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन ए बिग रॉक, दैट मींस क्या चीज? ये चीज है कि वर्क डन क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जो क्या निकल के आई? जीरो निकल के आई। ठीक, इसको अभी के लिए रब कर लेते हैं, है ना। क्या निकल के आई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकल के आई क्या? जीरो। और उसी वजह से क्या आएगा? वर्क डन भी क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ आया? बिल्कुल समझ आया। आगे चलते हैं। जो हमारा वर्क डन है वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास क्या होगा? हमेशा एम होगा। एम मींस मैग्नीट्यूड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो मैंने वहां आपको समझाया है कि व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से 10, 15, 20, 25, है ना, उसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड अगर किसी चीज के पास ओनली मैग्नीट्यूड है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? वो है स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन के पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। हम बोल सकते हैं ये क्या है? ये है एक स्केलर क्वांटिटी। आगे चलें, बिल्कुल आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। न्यूटन मीटर कैसे आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो क्या आ गया? न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? जूल। क्या नाम दे दिया? जूल। अब नहीं भूलेंगे हम क्या, ये यूनिट होगा वो निकल के क्या आया? न्यूटन इंटू मीटर और जूल, है ना। व्हेन ए फोर्स ऑफ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या चीज है? वर्क डन जीरो कब आएगा? वर्क डन 1 न्यूटन कब आएगा? 1 न्यूटन मीटर, है ना। वर्क डन हमारा 1 जूल कब होगा? ये क्या लिखा हुआ है? वर्क डन। तो वर्क डन हमारा 1 जूल कब होगा? जब मेरे पास फोर्स क्या होगी? 1 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? अगर मैं 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा और जो अपनी डिस्प्लेसमेंट हुई अगर वो भी 1 न्यूटन की होगी तो मेरे पास जो वर्क डन निकल के आएगा वो 1 जूल का आएगा। हमने रटनी नहीं है कोई चीज, हमने आपको सिंपल बता दिया कि अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 1 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का तो मेरा वर्क डन कितना आएगा? 1 जूल का आएगा जी। कितना आएगा? 1 जूल का वर्क डन आएगा। ठीक, तो कैसे? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर हमने फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन की और उसने मूव क्या किया? बॉडी को मूव किया ओनली 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जहां पे आपने फोर्स अप्लाई की है, तो वर्क डन कितना होगा? 1 जूल होगा जी। क्या होगा? 1 जूल होगा। ठीक, समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। यहां पे एक दे रखा है 1 न्यूटन का मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उसने जो डिस्टेंस कवर किया कितना किया? 1 मीटर का किया। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैंने कितना वर्क डन अप्लाई किया? मैंने जो वर्क डन अप्लाई किया 1 जूल का किया। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। कितना है बच्चे? जूल, है ना, जूल है। ठीक, अगर यहां पे मैं सीढ़ियां ड्यूरिंग क्लाइंब वर्क डन इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी मैं किसी चीज को अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट करूंगा, जैसे सीढ़ियां चढ़ना क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो वर्क, अब जो एक्सेलरेशन है, जो मैंने फॉर्मूला यहां पे बताया था, अब ये क्या लिखा हुआ? वेट। वेट कितना था? मास इंटू ग्रेविटी का, है ना। अगर आपने किया होगा तो आपको ये याद होगा। तो क्या चीज? हर एक चीज करेंगे। अभी के लिए जो हम फोर्स लिखेंगे यहां पे, जब भी हम ग्रेविटी के साथ करेंगे तो वैसे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जब हमने लास्ट टाइम किया था, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? ग्रेविटी के साथ। और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ठीक, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर मैं ग्रेविटी की अगेंस्ट बात करूंगा, अगर तो नॉर्मल बात चल रही है यहां पे, तो फोर्स किसके बराबर आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी, है ना, तो ग्रेविटी में क्या चीज होगी? ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी में एक्सेलरेशन है, वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगी? जब भी मैं ग्रेविटी की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ग्रेविटी मींस अगर मैं ऊपर को जा रहा हूं तो ग्रेविटी नीचे को लग रही है, तो एक्सेलरेशन किसके साथ रिप्लेस हो रही है? ग्रेविटी के साथ। और जी की वैल्यू क्या आएगी? 9.8। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ, इतना समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा था और आपको एक एक चीज समझ आ गई। अब यहां पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मेरे को एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ये एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला क्यों बताया, अब मैंने कुछ और नहीं याद करना, मैं इस फॉर्मूले से ही मैं बता सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। तो मैं जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, 1000 न्यूटन की, जैसे मेरे में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने एक पहाड़ को उठाना है, तो मैं कितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही क्या होगा, मेरा वर्क डन ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि वर्क डन क्या है, अगर आपको याद हो तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, वर्क डन होगा। क्या होगा जी, वर्क डन होगा, है ना। आगे चलते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या क्यों लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी फोर्स को कम कर दूंगा, यहां पे अगर फोर्स को कम कर दूंगा तो वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, इसलिए यहां का लिखा हुआ है वाइस वर्सा। ठीक। डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा वर्क डन, है ना। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वर्क डन, और जितनी कम डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम वर्क डन। क्यों, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, मान लो तो मेरा सब्सटेंस, अगर मेरे पास बॉल है, मैं इतनी जोर से उसको फेंक रहा हूं, फोर्स ज्यादा अप्लाई की तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, काफी ज्यादा। अगर मैं इतनी सी फोर्स लगा रहा हूं तो वो बेचारी यहीं रह जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम। तो जितनी, तो है ना वाइस वर्सा। तो ये क्या है, जितनी मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतनी ही ज्यादा मेरा वर्क डन होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। ये याद रखनी है चीजें, भूलना नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा, अब ये चीज है, अब दोनों चीजों पे हो गया, फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज भी बता दी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये चीजें आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। तो सीधा है, डायरेक्ट मींस कि अगर मेरी फोर्स ज्यादा होगी तो मेरा वर्क डन भी ज्यादा होगा, अगर मेरी फोर्स कम होगी तो मेरा वर्क डन भी कम होगा। अब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जब मेरी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो वर्क डन भी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा जी, क्या होगा, कम होगा। इतना समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अगर मैं किसी को थप्पड़ अपने पूरे आराम से फोर्स कम लगाऊंगा तो वर्क डन भी कम होगा, अगर मैं थप्पड़ जोर से मारूंगा तो मेरा वर्क डन भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो यहां लिखा हुआ है वर्क डन, मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे 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 कैसे, सबसे पहले वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द, अगर मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में है और जो मेरी मोशन हो रही है, जो जिस पे मैंने क्या किया, अगर ये है यहां पे, तो मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं और जो हमारी मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। दैट मीन्स कि क्या चीज है ये क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। क्यों, क्योंकि फोर्स और मोशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। फोर्स और मोशन की डायरेक्शन अगर सेम हो, दैट मीन्स कि क्या, जो मेरा वर्क डन निकल के आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या लिखा, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो थीटा कितना निकल के आएगा, जीरो आएगा। थीटा कितना आएगा यहां पे, क्योंकि एंगल क्या है, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। तो थीटा क्या निकल के आएगा, जीरो आएगा। थीटा मतलब एंगल, एंगल क्या निकल के आएगा, जीरो। ठीक। ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार, आपको दिख रही है यहां पे कि ये जो चाइल्ड है कहां पुश कर रहा है, इसकी फोर्स किस तरफ लग रही है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा, और मोशन क्या हो रही है, इस तरफ। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जो वर्क डन निकल के आएगा, क्या आएगा, ये आपका होमवर्क है, साफ दिख रहा है, यहां पे भी लिखा हुआ है। तो सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो वर्क डन क्या होगा, काफी इजी चीज है, मैंने आपके लिए यहां पे रखी हुई है, यहां पे लिख भी दिया है कि वर्क डन क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो ये सामने यहां पे हमारी जो छोटी सी प्यारी सी एक गुड़िया यहां दिखा रखी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, हम मान लेते हैं कि रिया नाम है इसका। और रिया ने क्या किया, एक टॉय यहां आपके सामने है और ये इस थ्रेड के साथ इसको कहां खींच रही है, इस तरफ खींच रही है। फोर्स कहां लग रही है, इस तरफ लग रही है, तो मोशन भी क्या होगी, इस तरफ होगी। और वर्क डन क्या निकल के आ रहा है, वर्क डन निकल के आ रहा है पॉजिटिव। ठीक। अब नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब मेरी फोर्स की डायरेक्शन यहां और मोशन की डायरेक्शन उल्टी। मोशन क्या, रिवर्स में चलेगा, मोशन क्या होगा, रिवर्स में। ठीक। दैट मीन्स कि ये किसकी बात चल रही है, ये चल रही है, वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा नेगेटिव। वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। करवा तो दिया लेकिन समझ नहीं आया। ठीक।
तो समझते हैं, पहले सबसे पहले इसकी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये ऑलरेडी मैंने आपको चीज बता दी है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल क्या है। मैंने क्या किया, एक फुटबॉल को किक किया, मैंने क्या किया, एक फुटबॉल को किक किया, और आपने एक चीज देखी कि थोड़ी देर बाद जितनी मर्जी जोर से किक करो, एट द एंड जाके वो बॉल क्या कर जाएगी, रुक जाएगी, है ना। क्यों रुकती है, क्यों रुकेगी, क्योंकि अगर मैंने किक किया, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है ना। अगर मैंने यहां किक किया, अगर ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में बॉल को किक करूंगा तो क्या बॉल पीछे को जाएगी। जिस डायरेक्शन में मैं किक करूंगा, मान लो कि मैंने इस डायरेक्शन में किक की, तो क्या करेगी, अगर मैसी किक कर रहा है बॉल को तो वो उसी डायरेक्शन में जाती है। दैट मींस कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और मोशन भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मोशन तो इस डायरेक्शन में चलती है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो लगती है हमेशा बैक साइड लगती है। यहां क्या लग रही है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तभी तो क्या होती है हमारी, क्या होगी, फुटबॉल रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि फुटबॉल तो हमारा इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा कहां लग रही है, बैक साइड को लग रही है। दैट मींस मोशन इस तरफ से और फ्रिक्शन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हुआ क्या, वर्क डन हुआ नेगेटिव। वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हुआ नेगेटिव। इसको रब कर लेते हैं, अब चलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन क्या हुआ, यहां पे बताओ। यहां पे था वर्क डन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इस साइड और मोशन की डायरेक्शन इस साइड। दैट मींस हमारा वर्क डन क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वर्क, तो फोर्स की डायरेक्शन भी एक साइड, मोशन की भी डायरेक्शन एक साइड। तो क्या हो रहा है, ये दोनों सम चल रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। दैट मींस कि ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, वर्क डन इज जीरो व्हेन द फोर्स एक्ट राइट एंगल। राइट एंगल मींस जो हमारा थीटा निकल के आएगा, जो एंगल निकल के आएगा 90 डिग्री होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या होगा, टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो थीटा निकल के आया क्या, 90 डिग्री। तो जब भी राइट एंगल की बात होगी, राइट एंगल, तो मेरे लिए आपने क्या चीज याद रखनी है, राइट एंगल मींस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब भी आपको दिख जाए, कहीं पे भी 90 लिखा हुआ दिख जाए आपको, और साथ में पूछा हो क्या कि वर्क डन कितना होगा, तो आप बिना देखे टिक करके आ जाओगे, क्या, जीरो। क्या करके आओगे, जीरो टिक करके आओगे। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या है, जीरो है जी। क्या है, जीरो। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां लिखा हुआ एक एग्जांपल दे रखे हैं यहां पे क्या है, मून। ये क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट है, ये अपनी नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकती है, मून भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जो इसका ये मोशन कहां चल रही है, इस डायरेक्शन में। मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में। और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में है। जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में है और मोशन इस डायरेक्शन में। तो जो एंगल निकल के आएगा, जो हमारा थीटा निकल के आएगा, वो कितना निकल के आ रहा है, 90। कितना आ रहा है, 90। और हमने अभी पढ़ा क्या, जब भी हमारा थीटा 90 होगा तो हम क्या बोलेंगे, उस चीज को राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल पे जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा जीरो। सभी को पता है अभी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज पढ़ लेते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून को बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ। हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन द मून। जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर एक्ट होगी वो क्या होगी, राइट एंगल। राइट एंगल मींस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में हमें पता है वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो होगा। इतना समझ आ गया, समझ आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क इज अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी आपको नेगेटिव साइन दिखे तो आप ये समझोगे कि जो हमारा काम हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है। जब भी आपको नेगेटिव दिखे तो क्या बात कर रहे हैं हम, जो हमारा काम हो रहा है वो अगेंस्ट चल रहा है, किसके, ग्रेविटी के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज आप खुद कर लोगे। ठीक, अब यहां पे क्या दे रखा है, एक हमें न्यूमेरिकल दे रखा है और ये आपके लिए मैं अभी कर देता हूं। इजी सा न्यूमेरिकल है, पिद्दू सा न्यूमेरिकल है और आप कर लोगे। ठीक, एक कुली लिफ्ट लगेज 15 kg। ये क्या दे रखा है, केजी। तो यूनिट से क्या पता चल रहा है, ये किसकी बात चल रही है, मास की बात चल रही है। फ्रॉम द ग्राउंड एट पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मीटर दे रखा है, यूनिट से पता चल रहा है क्या, ये यूनिट से पता चल रहा है, ये यूनिट से पता क्या चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो वर्क डन का हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो यहां पे फोर्स दिया हुआ है, आप बोलोगे यहां पे तो फोर्स दिया हुआ है लेकिन मेरे को यहां क्या दे रखा है, मास दे रखा है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के विपरीत काम कर रहे हैं। ग्रेविटी नीचे को लग रही है लेकिन कूली क्या कर रहा है, सामान को ऊपर उठा रहा है। दैट मींस कि ये किसके विपरीत काम चल रहा है, ये किसके ऑपोजिट काम चल रहा है, इस ग्रेविटी के ऑपोजिट काम चल रहा है। दैट मींस कि हम एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन की जगह मास इनटू ग्रेविटी। समझ आया? बिल्कुल सर, फीड हो गया दिमाग में, ये चीज हमारे दिमाग में अब बैठ चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहां मास इनटू ग्रेविटी लिख लेंगे और ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपको 10 लिखा हुआ है तो आप यहां पे 10 लिखोगे। हम यहां क्या कर रहे हैं, अब मैंने यहां पे मास की वैल्यू पुट कर दी 15, यहां पे मैंने 10 कर दिया ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट मेरे को ऑलरेडी गिवन था क्या, 1.5। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिला, 225 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मेरे को पता है कि ये हम किसके साथ, 25 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर किसमें, 225 हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं ऐसा यूनिट की, आप इसको खुद से भी कर सकते हो। ठीक, मास का क्या होगा, केजी होगा, ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड, और साथ में क्या होगा, यहां ग्रेविटी का क्या चीज है, ग्रेविटी लिखी है तो इसको अपने हिसाब से करना, एक्सेलरेशन के साथ इसको क्या करोगे, इजीली आपका हो जाएगा। ठीक, यहां पे मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, आप इसको अपने हिसाब से देखना, क्योंकि यहां पे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक, तो हो जाएगा आपका, और साथ में यहां डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, मीटर होगी। तो यहां पे थोड़ा गड़बड़ है, हम इसको बाद में कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको, मैं बोल देता हूं कि इसका यूनिट आप क्या करोगे, आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से करोगे। क्या ये सही लिखा हुआ है, ये मैंने आपको काम दिया है, क्या ये सही लिखा हुआ है, बस ये आपने ढूंढ के लेके आना है। अब एनर्जी की बात होगी। अब एनर्जी क्या चीज है, अब एनर्जी क्या है, अब हमारे पास प्राइम सोर्स क्या है एनर्जी का, हमारे पास प्राइम सोर्स क्या है एनर्जी का, तो प्राइम सोर्स क्या है एनर्जी का, हमारे पास सन है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। तो प्राइम सोर्स क्या है एनर्जी का, हमारे पास सन है, और जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है कहां से मिलती है, हम अगर बात करेंगे तो वो कहां से मिलेगी, वो हमें मिलेगी सन से। सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। तो कुछ हमें न्यूक्लियस ऑफ द एटम से मिलती है, कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और कुछ टाइड से भी मिलती है। ठीक, तो ये सारी एनर्जी है जो हमें अभी मिलती है। डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कितनी क्षमता है मेरे में काम करने की, उसे एनर्जी बोलते हैं। कि मैंने खाना खाया और अब मैं कितना काम कर सकता हूं, खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उससे क्या होगा, मेरे के अंदर कितनी एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब मेरे अंदर कितनी क्षमता है काम करने की, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन do working, body losses energy, body on which work is done gains energy। तो कुछ नहीं है, अगर हम क्या करेंगे, वर्किंग बॉडी जब भी हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। ठीक, और विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। ठीक, तो जब भी हम काम करेंगे, जब भी हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं तो हम एंड तक क्या रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, नहीं, बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहते। शाम तक काम कर करके घिस के हमारी बुरी हालत हो जाती है, हमारी एनर्जी जीरो हो जाती है, और तभी हम क्या करते हैं, रात को सोते हैं कि एनर्जी हमारी फिर से रीगेन हो सके। इस वजह से हम सोते हैं और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हमारी बैंड बज जाती है और हमारी एनर्जी टोटली लॉस हो जाती है। इतना समझ आया। और ऐसा यूनिट क्या होगा एनर्जी का, वो होता है जूल, और बिगर यूनिट क्या होगा, किलो जूल। अब यहां पे किलो लिख दिया, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जब भी आपको के दिखे आपने बिना देखे क्या लगा देने, 3 जीरो उठा के लगा देंगे। जैसे यहां लिखा हुआ किलो जूल, तो मैंने कितनी जीरो लगा दी, 3 जीरो लगा दी, 1 0 0 एंड 0, और साथ में क्या था, जूल था, तो मैंने साथ में जूल लिख दिया। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, है ना। तो 1 कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 जूल का काम करने के लिए, उसे बोलेंगे 1 जूल एनर्जी। क्या चीज कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 1 जूल का काम करने के लिए, उसे बोलेंगे 1 जूल एनर्जी। समझ आया, बिल्कुल समझ आया। और हमारे पास कितनी टाइप की एनर्जी होती है, ठीक। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी पढ़ लेंगे, अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो कैनेटिक, अगर किसी हाइट पे है जैसे डैम की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ पे अगर मेरे पास एरो या बो है तो जब तक मैं उसको खींच के रखूंगा तो वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। या किसी हाइट पे है जैसे डैम हो गया तो वो क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब भी हाइट की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होती है। हीट एनर्जी अगर आपने देखी है तो सन के पास क्या है, हीट एनर्जी है। उसको केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी अगर हम सेल यूज करते हैं घर में तो उसमें क्या होता है, केमिकल होता है, तभी तो हमारी घड़ी टिक 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 करती है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर क्या चल रही है, केमिकल एनर्जी चल रही है, और वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी हमारे पास लैपटॉप चल रहा है, मेरा पेन टैब चल रहा है, सामने लाइट चल रही है, हर एक चीज किस पे है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। लाइट एनर्जी क्या चीज होगी, लाइट एनर्जी क्या चीज है, जितनी भी है मेरे पास लाइट वाली, जितनी भी अगर सामने दिख रहा है जैसे भी ट्यूब लाइट होगी, ये चीजें सारी क्या है, लाइट एनर्जी है। साउंड एनर्जी क्या चीज है, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी क्या है, साउंड भी एक एनर्जी है ना। तो मैं यहां से बोल रहा हूं तो क्या होगा, आपके तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लेकिन यहां माइक लगा हुआ है, लेकिन अगर मेरे सामने आप बैठे होते तो मेरी आवाज आप तक पहुंचती, तो ये भी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। और न्यूक्लियर एनर्जी तो हमें पता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हम यूज करते हैं, यहां पे यूरेनियम आ जाएगा। तो यूरेनियम, तो ये क्या होता है, ये भी हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी इसी से चलती है, ठीक। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, जब भी हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो किसकी बात चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी किसका सम है, अगर मैं बोलूं मैकेनिकल एनर्जी, है ना। राइटिंग एक तो मेरी काफी ज्यादा सुंदर है ना। और आगे चलते हैं, किसका है, कॉम्बिनेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया, बिल्कुल समझ आया। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। क्या चीज है ये मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन और ए पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जब भी किसी बॉडी के पास कुछ एनर्जी होगी, जब मैं उसकी पोजीशन चेंज करूंगा, है ना, जहां फिर उसका मोशन में कोई चेंज आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। पोजीशन मतलब उसको उठाया और मैंने इस हाइट पे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, उसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी। और मोशन मतलब अगर कोई चीज कितनी मोशन से मूव कर रही है तो वो दो, अब अगर मैं मोशन की बात करूंगा तो यहां पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं जी। अब दिमाग में फीड हो गया, बिल्कुल फीड हो गया। अब हम क्या करेंगे फर्दर, फटाफट करते हैं केमिकल एनर्जी को। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, कहां, जब हम मोशन करेंगे। जब भी काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब हम किसकी बात करेंगे, मोशन की। अगर कोई चीज मोशन नहीं कर रही, दैट मींस अगर कोई चीज रेस्ट पे है, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक होगी एनर्जी क्या, जीरो। उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। जब भी मोशन की बात करेंगे तभी हम किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं, मूविंग क्रिकेट बॉल, जितनी भी एग्जांपल्स होंगी हमेशा कोई ना कोई चीज मूव कर रही होगी, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। आगे चलते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या कर रहा है, पानी भाग रहा है, पानी क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो भाग रहा है मींस कि वो मोशन कर रहा है। मूविंग बुलेट, हमने क्या कर दिया, बुलेट को ऐसे करके आप पे मारा तो बुलेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके पास भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग विंड, अगर विंड अगर आपको दिख रही है तो वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग कार की बात कर रहे हैं यहां पे, रनिंग एथलीट की बात कर रहे हैं, रोलिंग स्टोन की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हैं इनमें एक चीज कॉमन है, इनमें एक चीज कॉमन है। क्या क्या चीज कॉमन है कि इन सभी में किस कलर के साथ लिखा हुआ है, ब्लैक कलर के साथ नहीं। इनमें एक चीज कॉमन है कि हर एक चीज में क्या आ रहा है, मोशन। क्या आ रहा है, मोशन। और जब भी मोशन की बात होगी तो क्या चीज की बात होगी, काइनेटिक एनर्जी की। इन सभी में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या क्या क्या, वो है मोशन, ठीक। चलें आगे, चलते हैं आगे। यहां बात कर रहे हैं फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की, तो वो भी क्या है, उड़ रहा है, चल रहा है। यहां पे क्या है, स्टंप है, मूविंग क्रिकेट बॉल है, तो इसके पास भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। और ये अगर एथलीट भाग रहा है यहां से, अगर ये एथलीट भाग रहा है, अगर यहां पे हमारा यहां पे एक नाम दे देते हैं मोक्ष, है ना। ये मोक्ष क्या है, एथलीट है, तो ये भाग रहा है यहां से। अगर ये भाग रहा है तो ये क्या है, मोशन की बात चल रही है। और जहां पे अगर मोशन की बात होगी दैट मींस कि इसके पास क्या है, इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, उसका फॉर्मूला है 12 mv²।
घबराना नहीं है कि क्या लिख दिया, अभी आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ड्राइव भी करके बताऊंगा। तो फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे को एक चीज पता है, क्या? वर्क डन। क्या? मेरे को एक चीज पता है, वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, और उसी में से एक इक्वेशन मोशन थी, क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहां से मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि यहां पे ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, कौन सा? u इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, u इधर गया नेगेटिव हो गया, और साथ में 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी, ये चीज आपके सामने निकल के आ जाएगी। मैंने साइड में आपके सामने ये कर भी दी। अब फोर्स को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? एक चीज मेरे को पता है, फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन मैं क्या करूंगा, अब सभी वैल्यू यहां पुट कर दो, फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर दो और एस की वैल्यू यहां पुट कर दो। कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो वैल्यू निकल के आई एस की, वो ये वाली है। तो मैं जब यहां पुट करूंगा वर्क डन की जगह, तो मैं यहां पुट कर देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, a के साथ a कट गया, तो इसको हाफ लिख दें बाहर, m यहां आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हमें पता है u क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादातर क्या होती है? 0। यहां पे भी क्या है? 0। तो जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हाफ mv स्क्वायर। और आप देखोगे जो मैंने अभी आपको चीज करवाई उसकी क्या वैल्यू निकल के आई? ये हाफ mv स्क्वायर। और यही क्या फॉर्मूला है? अगर आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपने लिख देना है हाफ mv स्क्वायर। m स्टैंड फॉर मास एंड v स्टैंड फॉर द फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब समझ आ गया? डेरिवेशन कुछ नहीं किया, आपके सामने डेरिवेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ लिया। हमारे दिमाग में ये चीज फीड हो गई कि वर्क किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियोस आपको पता मिल जाएंगी, मैंने ये आपको चीज करवा दी है। क्या? ये क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। और साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन को उठाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v को उठा, यहां v है और u को उठा के मैं यहां ले जाऊंगा, तो v क्या बन जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2as। तो यहां क्या है? मल्टीप्लाई में, तो 2a नीचे चला जाएगा, तो s की वैल्यू क्या निकल के आएगी? s की वैल्यू निकल के आ रही है, यहां पे जो s की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, तो मैं सारी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, f की वैल्यू पुट कर दूंगा और s की वैल्यू पुट कर दूंगा, और जो मेरे पास आंसर, अब आप बोलोगे u कहां गया? तो u की वैल्यू यहां लिखी हुई है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? 0, क्योंकि रेस्ट में कोई चीज हमेशा 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट। और जब भी मैं रेस्ट की बात करूंगा तो 0 आएगा, और जो निकल के आया वर्क डन वो हाफ mv स्क्वायर आया, और वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे यहां पे? एनर्जी। अब हम यहां वर्क डन को ही क्या बोलेंगे? वर्क डन को ही क्या बोलूंगा यहां पे? मैं एनर्जी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एनर्जी बोलूंगा। ठीक, सही है, इतना समझ आ गया। वर्क डन को ही क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। यहां पे इसको रब कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहा है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक, तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल करते हैं, फटाफट से न्यूमेरिकल करते हैं। क्या चीज बोल रहा है? इसका ये क्या दे रखा है? मास दे रखा है। केजी से पता चल रहा है ये किसकी बात चल रही है? मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मास की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मास की बात कर रहा है ये, तो अपने पास ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है, और साथ में बोलता है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। तो एक सिंपल सी चीज है, काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले मेरे लिए आपने क्या लिखना है? गिवन। हाँ, आप बोलोगे सर ऑलरेडी हमने ये चीज लिख दी है। गिवन लिख दोगे तो 1 मार्क आपका डेफिनेटली पक्का हो गया यहां से। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। फिर आप यहां पे जो m दे रखा है, m की वैल्यू पुट करोगे 15 kg, तो यहां मैं लिख दिया 15, और साथ में आपको वेलोसिटी दे रखी है 4 की, तो 4 स्क्वायर कर दोगे, और इसकी कैलकुलेशन जब करोगे तो कितना निकल के आएगा आंसर? 120 जूल निकल के आएगा। और ये मेरा आंसर था। और आप बोलोगे ये तो क्या है? चोमू से सवाल है, हम 2 मिनट में कर लेंगे, इतने इजी ये न्यूमेरिकल है, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको पेपर में दिखेंगे। यहां कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी उठ के आया 120 जूल। ठीक,
नेक्स्ट वी विल फर्दर प्रोसीड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो ये डिपेंड करेगा पोजीशन पे। मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉम्बिनेशन है दो चीज का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी में मोशन की बात आएगी और पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन की बात आएगी। पोजीशन मतलब अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले जाऊंगा, यहां लेके जा रहा हूं, दैट मींस कि ये क्या है, इसने कुछ हाइट अटेन की और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे नीचे नीचे जाता जाएगा, मोशन में आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती जाएगी। हम इसको फर्दर देखते हैं कैसे इसको समझते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल यहां दे रखी है, वाटर कैप्ट इन डैम। तो अगर हम डैम पे रखते हैं पानी, तो एक पोजीशन पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे रखते हैं पानी को, इट कैन रोटेट टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो ऊपर अगर ऐसे है पानी, मान लो कि ये है, यहां पे टरबाइन लगी हुई है, यहां पे पानी है, यहां गेट लगा हुआ है, तो क्या करेगा, पानी यहां से फ्लो होगा ऊपर से। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, यहां पे टरबाइन लगी हुई है, ये घूमेगी, तो क्या होगा, यहां है, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो हमने जब भी मैं हाइट किसी ऊपर चीज पे रखूंगा, तो अब ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पे ये स्टेशनरी पोजीशन पे। जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है, तो ड्यू टू द इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड था और यहां पे इसकी पोजीशन मैक्सिमम थी। अब स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, तो हम क्या करेंगे, इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग, सो टॉय कार मूव्स। तो क्या होगा, जब मैं स्प्रिंग को क्या करूंगा, ऐसे करके रखूंगा स्प्रिंग को, तो उसके पास क्या होगी, ऐसे ना पूरी फोर्स लगा के रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। जब उसको छोड़ूंगा तो वो कितनी फोर्स के साथ बाहर जाएगी। जहां फिर अगर एक गाड़ी है मेरे पास, टॉय कार, उसको मैं पीछे खींचूंगा, स्प्रिंग पीछे को गया, जब उसको छोड़ूंगा तो वो आगे को मूव करेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर्ड कर ली। ठीक, आगे चलते हैं। बैंड स्ट्रिंग ऑफ ए बो, अगर मैं बो की बात करूंगा, जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे कि अभी भी क्या चीज है, हम क्या करते हैं, बो एंड एरो के साथ करते हैं। तो बो एंड एरो के साथ क्या करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, हंटिंग करते हैं। तो जब भी मैं ऐसे करके बो रखूंगा, उसको पीछे को खींचता जाऊंगा, जितना ज्यादा खींचूंगा क्या होगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर्ड होगी। तभी तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीछे खींचते हैं। जितना ज्यादा खींचता रहूंगा, मैं बोलूंगा जितनी ज्यादा पीछे खींचूंगा उतना ही फास्ट मेरा क्या जाएगा, एरो जाएगा, और उतनी ही ज्यादा वो मोशन करेगा। तो क्या होगा, मैं जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करूंगा, है ना, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां स्टोर करूंगा, उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा, स्पीड से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टोर्ड होगी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इस चीज को समझने के लिए जल्दी से यहां आते हैं। फैक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला पहले बता देता हूं। जो पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है mgh। तो फॉर्मूला पता चल गया, तो फैक्टर पता चल गए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब क्या चीज है, लिख तो दिया, समझ नहीं आया। अगर मास इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मास ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मास क्या होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब तक तो आपको रट जाने चाहिए ये चीजें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, अगर मास कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। ठीक, नेक्स्ट, हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, अब ये हाइट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो जितनी ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी हाइट कम उतनी ही कम पोटेंशियल एनर्जी। कलर से डिफरेंशिएट कर लेना, सेम सेम कलर होंगे तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी कम हाइट उतनी ही कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, समझ आ गया। और शेप करते हैं, क्या चीज, चेंज इन शेप। ग्रेटर, जितना ज्यादा मैं स्प्रिंग को प्रेस करूंगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है और उसको मैं प्रेस कर रहा हूं, काफी ज्यादा उसकी शेप चेंज कर रहा हूं, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी। तभी तो मैं प्रेस, अगर इतना प्रेस है, अगर स्प्रिंग है, तो उसको मैं पूरी फोर्स लगा के क्या करता हूं, उसकी शेप चेंज करता हूं। तो आप देखोगे जब मैं उसको छोड़ूंगा, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो क्या कर जाएगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा, है ना, मोशन में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वो अपनी
पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो जब भी मैं शेप चेंज की बात करूंगा तो आपको ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि क्या क्या हो रही है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है। मेरे लिए आपने याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी। कब? जब ट्विस्टिंग, बेंडिंग या स्ट्रेचिंग, ये तीनों चीजें होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, स्टोर्ड होगी। क्या? ट्विस्ट करना, बेंड करना या फिर स्ट्रेच करना। समझ आया? बिल्कुल समझ आया, फीड हो गया दिमाग में। और जल्दी से करते हैं, ये क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, अगर ये ग्राउंड है और ये क्या चीज है, ये चीज है, यहां पे कोई, यहां पे मान लो एक हाइट है यहां पे, तो यहां क्या है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि हाइट है यहां पे और ये ग्राउंड है। तो ये किसके ऑपोजिट काम कर रहा है, ये ऑपोजिट काम कर रहा है ग्रेविटी के। किसके ऑपोजिट? ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रहा है। दैट मींस कि मैं यहां क्या करूंगा, फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, मास इंटू ग्रेविटी। क्यों? यहां मैं एक्सेलरेशन भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी के ऑपोजिट काम चल रहा है। दैट मींस मैं यहां क्या लूंगा, ग्रेविटी। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 4 होगा मास इंटू ग्रेविटी की। और डिस्प्लेसमेंट मींस कि यहां से लेके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको मैंने नाम दे दिया हाइट। यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे हाइट बोल दिया। और जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया वो mgh आया, वर्क डन क्या आया, mgh। और वर्क डन को ही मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क डन को ही मैंने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी। दिमाग में फीड हो गया, अच्छे से फीड हो गया। द वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं भूलेंगे, यहां पे साफ लिखा हुआ है क्या, कि ये फोर्स, अगर ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या चीज होगा, अगर मैं कोई भी चीज, यहां ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, ये mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पाथ पे फॉलो नहीं करेगी, ये पाथ पे फॉलो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट। तो इस वजह से क्या, जो हमारा पोटेंशियल क्या है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पाथ पे फॉलो नहीं करती, वो फॉलो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। दैट्स इट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। और जो इसकी हाइट निकल के आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसके बीच में, h ही रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, हमेशा h रहेगा। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। डिस्प्लेसमेंट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक। और ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बीच में से कोई भी रास्ता अपनाए, ये क्या करेगा, पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दे रखा है, यहां पे 10 kg का एक मास दे रखा है, यहां पे हाइट दे रखी है 6 मीटर की। तो अबव द अर्थ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले तो गिवन लिखो, क्या है गिवन दिया हुआ, जो मैंने आपको बोला है वही लिखना आपने। और साथ में एक फॉर्मूला दे रखा है mgh। ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो हर एक चीज यहां पुट कर दो। जब मैं यहां पुट करूंगा 10 इंटू ग्रेविटी 10 दे दिया और 6 दे दिया, तो क्या निकल के आया, 600 जूल। जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी 600 जूल्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्म मतलब क्या चीज, ट्रांसफॉर्म करना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होना। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या होना, एनर्जी 1 से ट्रांसफर होंगे कहां, एनर्जी 2 में। और इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना। और यहां क्या लिखा हुआ है, स्टोन ऑन ए सर्टेन हाइट। ठीक है, अगर हम उसको सर्टेन हाइट पे रखेंगे, अगर ये मान लो एक जगह है, यहां पे एक स्टोन रखा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यहां क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर इस स्टोन को मैं नीचे फेंक दूंगा, यहां फेंक दूंगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहां पे डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज, यहां देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रही है। तो इस पॉइंट पे जब ये ग्राउंड तक पहुंचेगी, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी,
मिनिमम। तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपके लिए डायग्राम है। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से कहां, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या लिख दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी समझा देता हूं, आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, और यहां पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी जब मैं ग्राउंड की बात करूंगा, और जब मैं हाइट की बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होगा, जब मैं डैम वगैरह की बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों, क्योंकि अगर डैम के ऊपर में से पानी आ रहा है तो यहां क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, फिर ये नीचे को पानी फेंक दिया इन्होंने, तो क्या हो गया, यहां काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, और यही टरबाइन क्या करेगी, ये टरबाइन करेगी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस। तो एनर्जी चेंज हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल एनर्जी चेंज हो रही है। क्या किया, यहां पे क्या था, ये है डैम, ये क्या है, डैम है, तो यहां पानी स्टोर करके रखा हुआ है, मैंने गेट ओपन कर दिया, गेट ओपन किया तो पानी नीचे को आएगा, जब पानी नीचे को आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, यहां पे एक टरबाइन लगी हुई है, यहां पे क्या लगा हुआ है, एक टरबाइन लगी हुई है, ये टरबाइन क्या करेगी, घूमेगी, और ये टरबाइन क्या कर देगी, जब घूमेगी तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो यहां क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। अब थर्मल पावर हाउस क्या करेगा, केमिकल एनर्जी, अब कोल क्या करते हैं, चेंज इनटू हीट, और जो हीट एनर्जी है कोल क्या करेंगे, हीट में कन्वर्ट होंगे, और वही हीट क्या करेगी, कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ आया, कोल से हमने, ये कोल है तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, मैं उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा, और वही काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जो बात हो रही है वो हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन में। समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी, जो भी प्लांट है वो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये भी क्या है, सोलर एनर्जी को किसमें यूज कर रहा हूं, केमिकल एनर्जी में, तो ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। यही क्या बोल रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या फिर एक चेन से दूसरी जगह चली जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो क्या चीज है, अगर मैं बात करूं कोई चीज बढ़ रही है, सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, है ना, कन्वर्जन, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जब भी मैं टोटल सिस्टम की बात करूंगा तो वो क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कैसे, यहां लिखा हुआ है कि सिंपल सी चीज है, ए बॉल ऑफ मास एम, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जब उसको मैं नीचे फेंकूंगा तो ये ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। जब भी मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ऊपर भी समझाया था, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मींस अगर 10 है दोनों की वैल्यू तो हमेशा दोनों की प्लस करने पे वैल्यू 10 ही रहेगी। जब 5 रहेगी, 15 रहेगी, वो डिपेंड करेगा यहां पे क्या वैल्यू है। तो समझते हैं यहां से, यहां एक डायग्राम दे रखी है, यहां है हाइट पे कोई चीज, यहां क्या है, हाइट पे कोई चीज है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या होगी, मैक्सिमम, कितनी दे रखी है, 20 जूल, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो ये क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या है, मिनिमम। कब, जब ये क्या है, एक टोटल हाइट पे है, और ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, अब इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, और अगर मूव नहीं करेगी तो मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मेरी 0 होगी। हर एक चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और मेरे दिमाग में ये चीज फीड हो गई। और यहां पे टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो 20 + 0 कितना हो जाएगा, 20 जूल। ठीक, टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। तो देखते हैं क्या कांस्टेंट रहती है, अभी देखते हैं। फिर मैंने उसको स्टार्ट कर, उसने कुछ मोशन करना स्टार्ट किया, दैट मींस कि उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरी, अब कम होगी। यहां जब नीचे को आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मेरी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज हुई 0 से क्या होगी, 5 जूल, और ये डिक्रीज होगी 20 से कितनी होगी, 15 जूल। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, 20 जूल। दैट मींस कि ये क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर यहां पे फिर क्या होगी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। ठीक, तो ये 10 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 20। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। यहां कितना हो गया, डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो क्या हो गया, 15 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहां 0 क्यों आया,
क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम था, यहां पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं ग्राउंड की बात करूंगा, यहां ग्राउंड है तो ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी यहां मिनिमम है, ये क्या है यहां पे मिनिमम, और यहां पे क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और जब इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 20, और ये भी क्या है कांस्टेंट। चलो दिमाग में फीड हो गई ये चीज। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कर रहा हूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम में कितना काम कर रहा हूं, कितना अपना काम कर रहा हूं, उसे बोलते हैं पावर। तो P स्टैंड फॉर पावर, W वर्क डन, और ये टाइम टेकन। ऐसे यूनिट क्या होगा, जो अपना वर्क डन का है वो जूल होता है, टाइम टेकन का सेकंड होगा। तो जो मेरा वर्क डन का ऐसे यूनिट निकल के आएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। और ये आपने सिर्फ एक फॉर्मूला आपने सिंपल सा मेरे लिए याद करना है, क्या, कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज पावर क्या आएगी, जब भी एवरेज, तो पावर इज 1 वोल्ट। कब होगा 1 वोल्ट, जब मेरे पास कितना होगा वर्क, जब मैंने किया होगा 1 जूल का, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो मैं क्या बोलूंगा, पावर मेरा क्या है 1, ठीक, 1 वॉट। अब एवरेज पावर कितना होगा, जब भी एवरेज की बात होगी, मैंने आपको पहले बार, अगर आपने देखोगे मेरी प्रीवियस वीडियोस, तो मैंने एवरेज के क्या बताया कि टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, कितना उसने टोटल काम किया, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, तो इलेक्ट्रिकल गैजेट, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की, है ना। तो ये पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। मैं आपको बताता हूं क्या चीज है, बिगर यूनिट। अगर देखो वॉट आ गया सिंपल, ये क्या है स्मॉलर यूनिट, बिगर कर देंगे तो क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, किलो वॉट। जब भी के दिख जाए, जब भी के दिख जाए तो कितनी जीरो लगा देंगे, हम 3 जीरो लगा देंगे। यहां कितनी लगा दी मैंने 4, तो हम कितनी लगाएंगे 3, कितनी लगाएंगे 3, तो 3 लगाते हैं, कितनी 1 2 3, याद रहेगा। और सिंपल सा है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1000 वॉट। तो क्या आ जाएगा, वॉट कितने बराबर है, हमें पता है कि वर्क डन अपॉन जूल सेकंड, ये भी क्या है एक फॉर्मूला है। यहां एक सिंपल सी दे रखा है 20 जूल्स, जूल्स मतलब वर्क डन, और ये क्या है 5 सेकंड का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और निकालना क्या है पावर। तो मेरे लिए आपने क्या लिखना है, गिवन, क्या लिखना है गिवन। तो ये दोनों चीजें क्या है गिवन, और साथ में आपका 1 नंबर पक्का हो गया, 1 मार्क आपका कंप्लीट। और यहां क्या लिखोगे, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना दिया 20 अपॉन 5, इसको काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा 4 जूल पर सेकंड, जहां फिर 4 वॉट भी लिख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चीज लिखना चाहते हो। कमर्शियल यूनिट क्या होगा, फटाफट देखते हैं कमर्शियल यूनिट क्या चीज है। तो जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, सो इट इज इनकन्वेंशनल टू यूज इट वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो कमर्शियल यूनिट क्या है कि वोट को तो हम यूज नहीं कर सकते, यूल को नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि ये काफी छोटा यूनिट है। तो इसको बड़ा करने के लिए हमने क्या लिख दिया 1 किलो वॉट आर। तो 1 किलोवाट आर लिख दिया, तो क्या लिखा 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हम अपने घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं, हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ, जितनी उसके पास ऊपर रेटिंग लिखी होती है पावर की, वो लिखी होती है 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, है ना, कि अगर हम उसको 1 घंटा चलाएंगे तो उस पर कितनी पावर होगी 1 किलोवाट, इतनी पावर 1 घंटे में वो क्या करेगा कंज्यूम करेगा। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक रिलेशन यहां दे रखा है 1 किलोवाट आर के लिए, तो 1 किलो वाट इंटू 1 आर। तो मेरे को पता है इस किलो को हटाने के लिए कितनी जीरो लगाएंगे 1 2 3, और आर को 16 इंटू 16, तो कितना आ गया 3 जीरो और 360 साथ में 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये क्या आ गया 1 किलोवाट का 1 यूनिट आ गया, ठीक। ये क्या है बड़े यूनिट का, है ना। अगर आपके घर में कोई अप्लायंस आ रहा है, अगर आपको वहां लिखा हुआ है पावर रेटिंग, तो वो हमेशा किस में होगी 1 किलोवाट आर में होगी, ठीक। और 1 किलोवाट मैंने आपको बता दिया इसको कैसे करना है, ये 1 किलोवाट आर लिखा हुआ है, ये 1 आर लिखा हुआ है। तो इस किलो को हटाने के लिए मैं 3 जीरो लगा दूंगा, साथ में वॉट लिख दिया, और 1 आर किसके बराबर होता है अगर आपको पता हो तो 1 किसके 16 मिनट, और मैंने आपको पहले भी बताया था 16 इंटू 16 सेकेंड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको ये चीजें याद होंगी। अब हम फटाफट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में। सिंपल पावर ऑफ बल्ब पूछा हुआ है, 16 वोल्ट दे रखा है, 6 आर दे रखा है, और आप इसको 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं हम इसको, और तो हम इसको कर लेते हैं। अब देखो फोन अभी आ रहा है ना, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। फटाफट करते हैं अब इसको,
और जल्दी से, हाँ कर दिया मैंने आपके लिए, ये फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, ठीक, आपके लिए फ़ोन अभी स्विच ऑफ कर दिया है। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन अब जल्दी से चलते हैं ना। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, तो न्यूमेरिकल क्या चीज़ है, पावर ऑफ बल्ब। यहाँ पे पावर दे रखी है और साथ के साथ हमें टाइम दे रखा है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन लिख दो जल्दी से। और यहाँ वोट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वॉट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर मैंने 1 वोट करना है तो क्या करूंगा, 1 किलोवाट अपॉन 1000 के साथ डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास किलोवाट आ जाएगा। ठीक, गड़बड़ तो नहीं की, यहां पे वोट दे रखा है, ठीक है। तो वोट को अगर मैंने किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने आपको यहां बता दिया है। और अगर एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू टाइम टेकन, तो आपके पास एनर्जी निकल जाएगी। ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, इजी आपके लिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने पड़ेंगे, डिफाइन यूनिट टर्म यूल वर्क, ये आपसे हो जाएंगे। ये आपका क्या है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको ये चीजें हर एक चीज करवा दूंगा। डिफाइन पावर अभी करवाया, एनर्जी, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं और ये आपने हर एक चीज याद करनी है, लॉन्ग आंसर है। जब आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपका लेवल इनहांस होने वाला है, ठीक है। तो आप काफी ज्यादा क्या हो जाओगे, टैलेंटेड हो जाओगे, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, ठीक। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आपको पता है एमसीक्यूज आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करोगे, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपने क्या करने हैं, इजी है, तभी मैं आपको दे रहा हूं और आप इसको कर लोगे, ठीक। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ, है ना। और मिलते हैं आपसे, गुड बाय।